हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रीट 2.0 पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहा हूं, सामान्य हिंदी की, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ख़ास तौर पर मैं उन विद्यार्थियों के लिए ये श्रृंखला शुरू कर रहा हूं जो विद्यार्थी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इन परीक्षाओं के लिए अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो भी विद्यार्थी एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास रिवीजन का कार्य करेगी। दोस्तों, मैं आपको पूरी हिंदी 1 महीने में रिवीजन कराने वाला हूं, क्योंकि इस समय बहुत कम टाइम बचा हुआ है परीक्षा के लिए। तो आप सभी विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिवीजन करने में लगाना चाहिए। तो दोस्तों, ये हिंदी आपको 1 महीने में रिवीजन करा दिया जाएगा। पूरा हिंदी का टॉपिक कवर कराया जाएगा 1 महीने में। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो रोज़ देखते हैं तो यकीन मानो आप परीक्षा को उसकी औकात ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों, हर रोज़ एक टॉपिक को लेकर पूरी हिंदी कवर कराई जाएगी। तो पूरा हिंदी का रिवीजन हर रोज़ एक टॉपिक करके पूरा कवर कराया जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पहली क्लास। सबसे पहले दोस्तों, आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर कराता हूँ इसके बारे में। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आज तक हिंदी में प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों पर रिवीजन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। तो आज हम हिंदी का जो पहला चैप्टर है, हिंदी वर्णमाला, पढ़ेंगे। और विराम जो चिन्ह हैं उनको हम कल कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो ये जो विराम चिन्ह है उसको मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा। आज हम आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में समझाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में रिवीजन कराऊंगा। तो उससे पहले आप कंसेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिए दोस्तों, कंसेप्ट क्या है, तो उसके बाद फिर रिवीजन कराते हैं दोस्तों। तो आइए बात करते हैं। दोस्तों, सभी को पता होगा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर होते हैं, और हिंदी वर्णमाला में जो क्या होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। आइए पहले मैं स्वर से शुरू करता हूँ। ठीक है, हिंदी की जो ध्वनियाँ हैं, वर्ण, इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक स्वर और एक व्यंजन में। ठीक है, स्वर और व्यंजन में इसे बांटा गया है। आइए पहले स्वर की बात करते हैं हम। स्वर जो होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने स्वर होते हैं, 11। बड़ा, बड़ी, वो बड़ा आ, छोटा, बड़ा, छोटी, ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ औ। ठीक है, ये हैं हमारे स्वर। तो स्वर जो होते हैं वो 11 स्वर हैं। अब आते हैं मात्रा के आधार पर। जो स्वर के भेद हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है स्वर को। ठीक है, मात्रा के आधार पर। आइए इनके बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मात्रा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो बांटा गया है लघु स्वर या हास्य स्वर इसे कहते हैं, और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन ऐसे हैं, आ, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये होते हैं लघु या हास्य स्वर, और इसे मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा भाग में बांटा गया है दीर्घ स्वर या गुरु स्वर में। ठीक है, इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। तो इनको जो है 2 भागों में बांटा गया है, तो याद रखें। और लघु स्वर या दीर्घ जो है, लघु स्वर या हास्य स्वर को ही एक मात्रिक स्वर कहते हैं, और जो दीर्घ स्वर होते हैं या गुरु स्वर होते हैं, इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो याद रखना इनको। ठीक है, एक मात्रिक स्वर ये होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि, ये एक मात्रिक स्वर हैं। और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ, ये द्विमात्रिक स्वर हैं। अभी समझ आते हैं, ठीक है आपको। तो याद रखना 2 भागों में इन्हें बांटा गया है। और इसके साथ एक प्लुस स्वर भी होता है। ठीक है, तो उसको बाद में जानेंगे। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर फिर जो दीर्घ स्वर होता है,
दीर्घ या गुरु स्वर, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। उसके बाद तो इसको दो भागों में बांटा जाता है, एक मूल दीर्घ स्वर और एक संयुक्त दीर्घ स्वर में। ठीक है, मूल दीर्घ स्वर जो होते हैं वो सजाती संधि स्वर इनको कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है। ठीक है, सजाती मतलब एक ही जात के, जैसे देखो आ और आ मिलके बड़ा आ, ई और ई मिलके बड़ी ई बनाते हैं, ऊ और ऊ मिलके बड़ा ऊ बनाते हैं। तो ये सजाती श्रेणी के हैं। तो 3 हैं। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, जो ही एक ही जात से मिलकर बने हुए हैं। और उसके बाद दीर्घ स्वर जो होता है, संयुक्त दीर्घ स्वर, ये विजाती संधि स्वर होते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कैसे? आइए, विजाती जिसमें अलग अलग जाति के लोग हों, जैसे बड़ा आ प्लस ई मिलके ए बनाता है, छोटा आ प्लस ए मिलके ए बनाता है, छोटे आ और ऊ मिलके ओ बनाता है, छोटा आ प्लस ओ मिलके औ बनाता है। तो ये होते हैं संयुक्त दीर्घ स्वर, जो कि इसे विजाती संधि स्वर भी कहते हैं। इन चारों को कौन कौन? ए, ओ, औ। ठीक है, ये 4 क्या होते हैं? विजाती संधि स्वर। तो याद रखना दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद आइए दोस्तों बात करते हैं, इसमें 11 जो होते हैं वो स्वर होते हैं, और इनमें जो होते हैं, जो अंक और आहा है, इनको वर्णों की संख्या इनकी क्या होती है? 2। ठीक है, ये अयोग्य वाहक होते हैं। अंक और आहा क्या होते हैं? अयोग्य वाहक होते हैं। अयोग्य वाहक ध्वनियों की वर्णमाला के अनुसार ये जो है विसर्ग और अनुस्वर, ठीक है, इनको आधार लेकर अंक तथा आहा के रूप में दिखाया जाता है। और ये स्वर ध्वनियाँ तो नहीं है, ये परंपरागत ढंग से इन्हें स्वरों में गिना जाता है। स्वर ध्वनियाँ ये स्वर तो नहीं है, लेकिन इन्हें स्वर में गिना जाता है। तो याद रखें, और इन्हें ही अयोग्य वाहक स्वर कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं, ठीक है, आइए हम जानते हैं अब व्यंजन के बारे में। ठीक है, अभी तो स्वर चल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर कुल जो है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 39। मूल व्यंजनों की संख्या अब आपसे पूछे तो 33 होती है। कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। मूल व्यंजन आपसे पूछे तो 33 बताएंगे। स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25। अंतस्थ व्यंजन आपसे पूछे तो ये 4 होते हैं। ठीक है, या, रा, लावा, ये अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की बात करें, तीनों सा और हा, ये 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। और उच्छिप्त, जिसे द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, इनकी संख्या क्या होती है? 2 होती है। आइए अभी सभी को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए मूल व्यंजनों की संख्या 33। ठीक है, जैसे कि आपसे पूछे, इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। मूल व्यंजनों को 5 वर्गों में। प्रत्येक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5। देखिए, पहला वर्ग जो होता है वो का वर्ग होता है, दूसरा चा वर्ग होता है। ठीक है, फिर टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इनका नाम दिया गया, का वर्ग को कंठ तालु, कंठ नाम दिया गया, चा वर्ग को तालु, टा वर्ग को मूर्धा, ता वर्ग को दंत और पा वर्ग को ओष्ठ नाम दिया गया है इनको वर्गों। और प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। और ये जो 5 अक्षर होते हैं प्रत्येक वर्ग में, इन्हें ही स्पर्श व्यंजनों के नाम से जानते हैं। तो इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या होती है 25, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। फिर आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन या, रा, लावा, ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। तीनों सा और ह मिला के ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो फिर मूल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 33। ठीक है, ये मूल व्यंजन इनको मिलाकर 33 हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों और बात करते हैं आगे। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया है 4 होती हैं। कौन कौन होते हैं ये जान लेते हैं। छ, त्रि, ज्ञा और स्रा, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, ये होते हैं ढा, ढा। ठीक है, ढा और ढा, ये होते हैं, क्या होते हैं? उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन। तो व्यंजनों की कुल संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 39। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं मूल स्वरों की संख्या 11 होती है, और अयोग्य वाहकों की संख्या जो होती है 2 होती है, और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 39 होती है। इस प्रकार सभी को मिलाकर 52 वर्ण हो जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो याद रखना सभी दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं।
ठीक है, आगे बात करते हैं अब। इसके बाद स्वर की परिभाषा क्या होती है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना कोई अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। और बात करते हैं स्वर की, तो हास्य स्वर या लघु स्वर, स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक हास्य स्वर, एक लघु स्वर। मैंने इसके बारे में पहले बताया है डिटेल में, ठीक है, अभी बताया इसके बारे में। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें हास्य स्वर कहते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? आ, ई, उ, जिसमें सबसे कम समय लगे, ये 4 होते हैं। ठीक है, इन्हें एक मात्रक स्वर भी कहते हैं, हास्य स्वर या लघु स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। फिर दीर्घ स्वर या गुरु स्वर, ठीक, इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं और इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है। याद रखना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। तो दीर्घ स्वर और या गुरु स्वर कहें इनको, तो इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 7 होती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं रचना या बनावट के आधार पर स्वर के भेद। तो रचना या बनावट के आधार पर स्वर के जो भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। एक जो होता है मूल स्वर या दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर को कई नामों से जानते हैं, देख लेंगे आप। ठीक है, मूल स्वर ये वो स्वर जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जिनका निर्माण किसी अन्य स्वर के योग से नहीं होता है, उन्हें बोलते हैं मूल स्वर। और इसे सजाती नाम मैंने बताया है, जो अपनी ही जात से बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ये संधि स्वर। संधि स्वर वे स्वर जो 2 स्वरों की संधि से बने होते हैं, उन्हें बोलते हैं संधि स्वर। जैसे देखिए, आ और आ मिलके बड़ा जाता है बड़ा आ, ई और ई मिलके बड़ी ई मिल जाता है, उ और उ मिलके बड़ा उ, आ प्लस ई मिलके ए मिल जाता है, आ प्लस ए मिलके आई मिल जाता है। तो ये सब क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। ठीक है, 2 स्वरों की मेल से जो बनते हैं वो संधि स्वर होते हैं, तो याद रखना। दोस्तों आइए बात करते हैं विजाती और सजाती की। जो संधि स्वर होते हैं इनको 2 भागों में बांटते हैं संधि स्वर को। ठीक है, कौन? विजाती और सजाती में। विजाती कौन है, सजाती कौन है, ये जान लेते हैं इन्हीं अक्षरों में, स्वर में। ठीक है, सजाती संधि स्वर वे स्वर हैं जो एक समान स्वर की संधि से बने होते हैं, एक समान। इसी में जैसे आ और आ से मिलके बड़ा आ, ई और ई मिलके बड़ी ई, और उ और उ मिलके बड़ा उ। तो इनकी संख्या जो होती है 3 होती है। तो ये होते हैं सजाती। और विजाती क्या होते हैं? जो अलग अलग जो है स्वरों से मिलकर बने होते हैं, विजाती स्वर कहलाते हैं। अलग अलग स्वर की संधि से मिलते हैं, जैसे आ प्लस ई मिलके ए, आ प्लस ए मिलके ए, आ प्लस ई मिलके उ, औ मिल जाता है। ठीक है, और आ प्लस ओ मिलके औ बन जाता है। तो ये होते हैं विजाती स्वर। ठीक है, आइए जानते हैं विजाती स्वर और इसके भेद हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं गुण संधि स्वर। विजाती स्वर जो है गुण संधि स्वर कौन कौन होते हैं? आ प्लस ई मिलके ए, आ प्लस ए मिलके ए। ठीक है, वृद्धि संधि स्वर जिसमें आ प्लस उ मिलके औ बन जाता है और आ प्लस ओ मिलके औ बन जाता है, तो ये होते हैं वृद्धि स्वर। ठीक है, इसे मिश्रित संधि स्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों आइए बात करते हैं स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय अब जान लेते हैं। ठीक है, कहाँ से कौन ध्वनि बोली जाती है, इनका सामान्य परिचय जान लेते हैं। तो अग्रस्वर जीभ का जो भाग होता है उनको 3 भागों में बांटते हैं, एक अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, जो जीभ का अगला भाग होता है उसे अग्रस्वर, जीभ का जो बीच का भाग होता है उसे मध्य स्वर और पीछे का भाग को पश्च भाग कहते हैं। तो इनसे जो ध्वनियाँ निकलती हैं आइए जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग ऊपर से नीचे उठता है, ठीक है, अग्रस्वर कहे जाते हैं। जैसे कि ई बोल के देखिए, ई ऋषि ए, ये होते हैं अग्र भाग के स्वर। ठीक है, जीभ का जो भाग इसको टच करता है वो अग्र भाग होता है। मध्य स्वर, मध्य भाग क्या होता है? मध्य भाग से कौन कौन बोले जाते हैं? हिंदी में आ बोल के देखिए, आ जो है ये स्वर का जो केंद्रीय स्वर है, इसे केंद्रीय स्वर के भी नाम से जानते हैं। इसे उच्चारण में जीभ का जो है मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर उठता है। फिर आते हैं पश्च भाग में। जीभ का जो पश्च भाग होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग
समान स्थिति में ऊपर उठता है उसे बोलते हैं पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये होते हैं पश्च स्वर। और एक होता है आगत स्वर, ये जान लीजिए, यह क्या है? आगत स्वर। तो इसको भी जानिए, ये आगत स्वर है दोस्तों। आइए दोस्तों फिर बात करते हैं आगत ध्वनि क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर आगत ध्वनि अभी मैंने बताया आगत ध्वनि क्या होती है। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आगत ध्वनि, ये अंग्रेजी भाषा के जो शब्द देवनागरी लिपि से प्रयुक्त हुए हैं उन्हें इस ध्वनि का प्रयोग बहुतायत होता है और इस ध्वनि को पश्च स्वर के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और स्वरों की संख्या सभी को पता है, स्वरों की संख्या 11 होती है। देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है और ये जो है दो इनमें जुड़ जाते हैं। ठीक है, हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या की बात करें तो क्या होते हैं? 10 स्वर होते हैं और ऋषि का जो वर्तमान है इसको नहीं गिना जाता, इसीलिए जो बताया गया हिंदी में शुद्ध स्वर वो 10 होते हैं। आइए बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों मुख के आधार पर। ठीक है, मुख के आधार पर जो स्वरों को बांटा गया है वो जो मुखाकृति के आधार पर जो उसमें कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 यहाँ पर देख पा रहे हैं, 4 भागों में बांटा गया है। संतृप्त स्वर, अर्ध संतृप्त स्वर, अर्ध विभ्रत स्वर और विभ्रत स्वर, ये मुखाकृति के आधार पर बांटे गए हैं। ठीक है, आइए अब जानते हैं। ठीक है, समृत स्वर, समृत स्वर कौन कौन से हैं? वो हैं ई, बड़ी ई, ऋषि और उ, बड़ा ऊ, ये 4 होते हैं समृत स्वर। ठीक है, और बात करते हैं ई और ई जो है वो अग्रभाग से बोले जाते हैं जीभ के और पश्च भाग से उ और उ बोले जाते हैं। अर्ध स्वर क्या होता है? अर्ध समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर जो होते हैं वो ए है और ओ है, ये अर्ध समृत स्वर है। ठीक है, और अर्ध समृत स्वर में जो ए है वो अग्रभाग से और जो ओ है वो पश्च भाग से बोला जाता है। अर्ध विभ्रत स्वर, अब अर्ध विभ्रत स्वर जो होते हैं वो ए होता है, आ होता है, औ और आगत स्वर। ठीक है, ये 4 होते हैं अर्ध विभ्रत स्वर। ठीक है, इनको भी जो जीभ के जो भाग हैं अग्रभाग से ए बड़ा जो ए बोला जाता है और मध्य भाग से आ बोला जाता है और पश्च भाग से औ और आगत स्वर बोले जाते हैं। फिर उसके बाद विभ्रत स्वर आता है। विभ्रत स्वर जो होता है वो बड़ा आ होता है, विभ्रत स्वर, और ये जो जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है। तो याद रखना दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मुखाकृति के खुलने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया स्वरों को? तो मुखाकृति के आधार पर एक बता गया है, अभी बताया हमने, इनको अब जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। समृत स्वर और विभ्रत स्वर, देखिए क्या अंतर होता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है अर्थात लगभग जैसे बंद रहता है तो उसे बोलते हैं समृत स्वर। अभी बताया ई, उ, बड़ा ऊ, ऋषि, ये क्या होते हैं? समृत स्वर। और विभ्रत स्वर की बात करें तो जिस स्वर के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे क्या बोलते हैं? विभ्रत स्वर। जैसे बड़ा आ पूरा खुल जाता है तो क्या होता है? विभ्रत स्वर। ठीक है दोस्तों, और फिर उनके बाद जो है अर्ध समृत स्वर आता है। तो अर्ध समृत स्वर और अर्ध विभ्रत स्वर का अंतर जान लेते हैं। जो अर्ध समृत स्वर होता है, समृत में इस स्थिति में कुछ अधिक मुख जो है खुला रहता है। जो समृत स्वर की स्थिति में इसमें जो मुख है कुछ अधिक खुला रहता है। ठीक है, जैसे ए और ओ, ये स्वर इसमें आते हैं। अर्ध विभ्रत स्वर में विभ्रत की तुलना में थोड़ा कम खुला रहता है। जो अर्ध विभ्रत स्वर हैं वो विभ्रत की तुलना में थोड़ा कम खुलते हैं, जैसे कि मुंह आधे से ज़्यादा खुला रहता है, कहने का मतलब। ठीक है, तो इसमें छोटा आ, ए, ओ और आगत इसमें आ जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों ओठों के मुख आकृति के आधार पर स्वर को जो बांटा गया है, तो ये भी बांटे गए हैं। जैसे बांटा गया है गोलाकार, जिसे बोलते हैं व्रतमुखी, व्रतमुखी और अव्रतमुखी, ऐसे जान लेते हैं। तो ओठों के मुख्य आकृति के आधार पर जो बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, एक तो व्रतमुखी और एक अव्रतमुखी।
ठीक है। व्रतमुखी जो होता है वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं अर्थात वृत्त जैसी आकृति ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं व्रतमुखी। जिसमें ओंठ गोल हो जाते हैं या वृत्त जैसी आकृति हो जाती है ओंठों की, उसे बोलते हैं व्रतमुखी। इसमें जो आते हैं 4 स्वर आते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, इसमें 4 स्वर आते हैं। फिर आता है आवृतमुखी। आवृत वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओंठ जो है गोल ना हो, तो इसमें जो आते हैं ये आते हैं 6, ठीक है। छोटा आ, बड़ा ई, बड़ी ई, ए, तो ये 6 होते हैं अव्रतमुखी। और जो होते हैं व्रतमुखी उनकी संख्या होती है 4। तो याद रखना दोस्तों। आइए अब बात करते हैं, और जो ये ऋषि है ये अर्ध वृत्ताकार स्वर है, इसको भी जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उच्चारण के आधार पर स्वरों को 6 भाग में बांटा गया है। जैसे कंठ स्वर, कंठ स्वर में जो आता है वो आ और बड़ा आ आता है। फिर तालु स्वर आता है, तालु स्वर में ई और बड़ी ई आती है। मूर्धन्य स्वर में केवल ऋषि आता है, याद रखें, मूर्धन्य स्वर में केवल ऋषि आता है। और ओष्ठ स्वर में आता है ऊ और बड़ा ऊ आता है ओष्ठ स्वर में। कंठ तालब स्वर में ए और अय आता है, और कंठोस्थ स्वर में ओ और औ आते हैं। तो ये स्वर हैं, ये उच्चारण के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। तो मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है, याद रखेंगे। अभी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक दोस्तों। और जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं सभी अपने साथियों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, ठीक है दोस्तों। अयोग्य वाहक 2 ध्वनियाँ होती हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण से योग नहीं होता है उन्हें अयोग्य वाहक ध्वनि कहते हैं, और इनकी संख्या जो होती है 2 होती हैं। अभी मैंने बताया अंक और आहा, ठीक है। जैसे इनको जैसे बताया कंपन, पुनः, ठीक है। वे ध्वनियाँ जिनका किसी वर्ण के योग नहीं होता, जिनका किसी वर्ण के साथ योग नहीं होता है, उन्हें अयोग्य वाहक ध्वनियाँ कहते हैं। ये इनकी संख्या 2 होती हैं, अंक और आहा। तो याद रखना। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनके उच्चारण स्थानों के बारे में जानते हैं दोस्तों। अंक और आहा के बारे में। अंक और आहा उच्चारण स्थान की बात करें तो अंक जो होता है वो नासिका है, ठीक है, नासिका है। और अगर ऐसे बात करें और घोष में बात करें तो ये घोषात्मक है, ठीक है, घोष संघोष है, ठीक है। और प्राणत्व की बात करें तो अल्प प्राण है जो अंक है। और वहीं आहा की बात करते हैं, आहा की बात करें तो ये विसर्ग आता है, ठीक है। उच्चारण स्थान में बात करें तो कंठ काकल्य है ये व्यंजन, और घोषत्व की बात करें तो ये संघोष है। तो अंक और आहा हालांकि दोनों संघोष हैं। और प्राणत्व की बात करें तो आहा जो होता है ये आता है महाप्राण में, तो याद रखें। और जो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं उन्हें नासिका जो है व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना दोस्तों। और आइए बात करते हैं इनके बारे में, आप जान लेता है स्वर और स्वर के बारे में कुछ और डिस्कस करते हैं दोस्तों। आइए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न क्रम में इसे बांटा गया है। जैसे बड़ा आ और छोटा आ को कहे बांटा गया है कंठ में, ठीक है, यहाँ पर। फिर बड़ी ई छोटी ई इसको तालब में बांटा गया है। ऊ और बड़ा ऊ इसको ओष्ठ बोलते हैं, ठीक है। ऋषि को मूर्धन्य ये स्वर है। और ए और ऐ ये कंठ तालब स्वर हैं। और ओ औ ये कंठोष्ठ स्वर हैं। तो इनको ये भागों में बांटा गया है, तो याद रखना, ठीक है। जाति स्वर में अंक जो है जाति स्वर में जो होते छोटा, बड़ा, ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ। और विजाति स्वर में कौन कौन? ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, ये विजाति स्वर हैं। और जाति स्वर की बात, सजाति स्वर की बात करें तो आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, ये क्या है? ये सजाति स्वर हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। आइए बात करते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप पढ़ लेंगे, ठीक है, इसको आप देख लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ जिस
स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब 3 गुना कहने का मतलब समय लगता है, उसे प्लुत स्वर बोलते हैं। ठीक है। और जीभ के भाग के आधार पर तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत आएगा, तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जीभ के आधार पर। ठीक है। मध्य स्वर जो होता है वो होता है आ को बोलते हैं, छोटा आ को। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो बड़ा ऊ है वो पश्च सब्रत है। और अर्ध विभ्रत स्वर की बात करें तो केवल अ है। और संयुक्त स्वर की बात करें तो ए, ऐ, ओ, औ। हालांकि मैंने इसको पहले ही बता दिया। कंठ तालब स्वर की बात करें तो ए और ऐ आता है कंठ तालब में। कौन से शब्द में अनुनासिकता होती है, तो होती है जैसे कि बोल रहा है संभालना और कटीला, इनमें क्या होती है अनुनासिका, जिसमें नाक पे थोड़ा जोर पड़े तो होती है अनुनासिकता। ठीक है, याद रखेंगे। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से होता है, तो ये होता है स्वर में होता है ऐ। और कंठ तालब कौन सा होता है, तो ए और ऐ होता है। ये सभी कंठ तालब होते हैं। तो दोस्तों इनको सभी लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और देख लेंगे एक बार आप लोग। और यहाँ पर आते हैं, ठीक है, स्वर ध्वनियों पे। इधर थोड़ा आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे बोले भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बोलते हैं, तो वर्ण बोलते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है पूरे, तो 52 होते हैं। ठीक है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, याद रखना। तो ये सभी याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में ध्वनियों कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की ध्वनियाँ होती है, एक स्वर और एक व्यंजन। वर्णमाला में स्वर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है, पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल्स को क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है व्यंजनों की संख्या। भाषा की संयुक्त लघुत्तम इकाई जो होती है वो शब्द होती है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये सभी को आप याद कर लेंगे। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे प्लुत स्वर मैंने बताया कि जिसमें 3 गुना बोलने में समय लगे। ठीक है, प्लुत स्वर ओम जैसे बोलते हैं। यहाँ पे ओम जो है ये प्लुत स्वर में कौन सा स्वर समृत है, तो ई है। इनको सबको आप देख लेंगे, एक बार आप पढ़ लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप एक बार इसको पढ़ लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, उच्चारण के आधार पर। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर जो कंठ व्यंजन होते हैं उनको जान लेते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, कंठ व्यंजनों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हिंदी में निम्नलिखित में से 33 व्यंजन होते हैं, सभी को पता हो। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए का वर्ग में का, खा, गा, घा, अंगा आता है। इसमें 5 होते हैं, पर 5 वर्ग होते हैं। 5 में 5 अक्षर होते हैं, 25 होते हैं। तो इनके जो 25 अक्षर होते हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं, तो याद रखना। ठीक है, चा वर्ग में आता है चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, अणा आता है। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आता है। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा आता है। और अंतस्थ व्यंजन जो होता है या, रा, लावा होते हैं। उस व्यंजन तीनों सा और हा होते हैं। इस प्रकार व्यंजनों की कुल संख्या 33 हो जाती है, तो याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं यहाँ पर उच्चारण के आधार पर। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया है इसमें उच्चारण के स्थान पर देखिए कंठ व्यंजन में कौन आता है, का, खा, गा, घा, अंगा आता है। इसके साथ हा और छोटा आ, बड़ा आ आते हैं। ठीक है, कंठ व्यंजन में। तालु व्यंजन में आता है तालव्य में चा, छा, जा, झा, इया और या और सा। ठीक है, और छोटी ई, बड़ी ई इसमें आता है। मूर्धन्य व्यंजन में टा, ठा, डा, ढा, अणा आता है और साथ में
रा और कड़कुटवा सा और ऋषि आता है। और दंत व्यंजन की बात करें तो दंत व्यंजन में ता, था, दा, धा, ना आता है, ठीक है। ला और सा इसमें आते हैं दंत व्यंजन में, तो याद कर लेंगे दंत व्यंजन में ये सब आते हैं। फिर ओष्ठ व्यंजन की बात करें तो पा, फा, बा, भा, मा और इसके साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। नासिका में जो आते हैं प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, पांचवा अक्षर, उसे नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं, जैसे अंगा, ञा, अणा, ना और मा, ठीक है। ये क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं प्राण के आधार पर, ठीक है। प्राण के आधार पर यहाँ पर जो बांटा गया है, यहाँ पर उनको देख लेते हैं दोस्तों एक बार, ठीक है। प्राण के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर, यहाँ पर देखिए प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर जो होता है उनको दो भागों में बांटते हैं, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण व्यंजनों को, ठीक है। दो भागों में बांटते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण क्या होते हैं उनके बारे में, प्रत्येक वर्ग का जो मैंने बताया, प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, ठीक है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो इन्हीं प्रत्येक वर्ग में जो प्रथम जो अल्प प्राण होता है वो प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीया और पंचमा जो अक्षर होता है वो होता है अल्प प्राण। और इसके साथ साथ या, रा, लावा भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। अंतस्थ वर्ण जो होते हैं ये अल्प प्राण होते हैं, जो यारा लावा है ये अंतस्थ वर्ण होते हैं लेकिन अल्प प्राण में आते हैं, तो याद रखेंगे। फिर महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ण के तृतीया और चतुर्थ अक्षर को क्या बोलते हैं? महाप्राण बोलते हैं, और यही आते हैं। और इसके साथ साथ तीनों सा और हा, इसे ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, तो ये आते हैं। तो इनकी संख्या होती है 14, तो याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये सभी को आगे बढ़ते हैं, अभी प्रैक्टिस करवाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख पा रहे हैं अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण, महाप्राण, यहाँ पे का, गा, घा, जो प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम, तृतीया और पंचम अक्षर होता है वो अल्प प्राण होता है, और महाप्राण जो होता है वो प्रत्येक वर्ग का जो द्वितीय और चतुर्थ अक्षर होता है वो होता है महाप्राण। तो देख पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। घोष और अघोष के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे सभी को आप यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ये सब आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए घोष और अघोष के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। कंपन के आधार पर घोष और अघोष दो भागों में बांटा गया है, एक अघोष एक संघोष की में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। अब आते हैं अघोष के बारे में जानते हैं। अघोष प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इस अघोष के साथ साथ इसमें तीनों सा आते हैं अघोष में, ठीक है दोस्तों। और संघोष क्या होते हैं? संघोष के बारे में जान लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का जो तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर होता है वो होते हैं संघोष या घोष, ठीक है। तो याद जान लेते हैं। और इसके साथ साथ या, रा, लावा और हा इसी में आते हैं, जो संघोष में आते हैं, और अंक और हा ये सभी संघोष में आते हैं, तो इनको भी याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घोष और सघोष के बारे में जान लिया है, यहाँ पर मैंने बताया आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा, यहाँ पर अंतस्थ जो व्यंजन है या, रा, लावा, इनको देखिए, ये या और वा जो होते हैं ये अर्धस्वर में गिने जाते हैं। और लुंठित आपको व्यंजन बोला तो रा होता है लुंठित। और पार्श्वी व्यंजन की बात करें तो ला को पार्श्वी व्यंजन भी बोलते हैं, और रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी बोलते हैं। और अर्धस्वर में या और वा आते हैं, तो इनको याद रखेंगे आप लोग, ठीक। अर्धस्वर, अर्धस्वर जो होते हैं वो दो, जिन दोनों का जो ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखांग ना के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, जैसे आ, या और वा, ठीक है। और लुंठित होते हैं, लुंठित रा को बोलते हैं। रा का उच्चारण करते थे जीहा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है,
अतः इसे लुंठित व्यंजन कहते हैं। जब इसको बोलते हैं तो जीहा जो होती है वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो इसीलिए इसे लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व अभी बताया, पार्श्व जो होता है वो ला होता है। जिन ध्वनि का उच्चारण करते समय जीहा के दोनों पार्श्व भागों से बाहर निकल जाती है उसे बोलते हैं पार्श्व व्यंजन। तो ला जो होता है वो पार्श्व व्यंजन होता है, इतना ही याद रखेंगे कि ला क्या होता है, वो पार्श्व व्यंजन इसे कहते हैं। तो इतना ही आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको बता ही दिया पहले से। ठीक है, वही सब यहाँ पर बताया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिए, प्रश्न से संबंधित परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं प्रश्नोत्तर में, उनको जान लेते हैं। हिंदी की कंठ ध्वनियाँ जैसे आ बड़ा आ और का वर्ग और हा विसर्ग, ये है हिंदी की कंठ ध्वनियाँ से बोले जाते हैं। ठीक, कंठ से बोले जाते हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया, कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। कंठ वर्ण कौन होते हैं, आ बड़ा आ और हा और विसर्ग, ये होते हैं कंठ वर्ण। ठीक है, और कंठ वर्ण होते हैं कंठ ध्वनियाँ और का और खा। ठीक है, ये कंठ वर्ण आ में आते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछे गए थे सभी परीक्षाओं में, तो वही है। आप देखिए यहाँ पर, आप सभी लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप या तो वीडियो को रोक करके सभी लोग इसको देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस सभी प्रश्न को आप लोग खुद देख लेंगे, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेंगे या तो खुद वीडियो को रोक करके आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप सबको देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर, समृत, अर्धसमृत। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए, टा वर्ग मैंने बताया है। टा वर्ग में टाठा डाढ़ा अड़ा आता है। ता वर्ग में ताथा दाधा ना आता है। पा वर्ग में पाफा वाभा ना आता है। तो ये सब डिस्कस कर चुके हैं। उस व्यंजन तीनों सा और हा होते हैं। अंतस्थ व्यंजन यारा लावा होते हैं। उच्छित व्यंजन के बारे में बात कर चुके हैं। संयुक्त व्यंजन के अर्धस्वर, लुंठित स्वर और पार्श्व स्वर के बारे में बात कर चुके हैं। ऊष्म संघर्षी स्वर तीनों सा और हा होते हैं। ठीक है, इनके बारे में बात कर चुके हैं। अघोष व्यंजन के बारे में, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और जो द्वितीय व्यंजन होता है उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। संघोष भी बात कर चुके हैं। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ पंचम जो अक्षर होता है तो वह होता है क्या, संघोष होता है। तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर संघोष, इसके साथ या रा लावा भी संघोष होते हैं। तो ये सभी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार आप रिवीजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, ये सब मैं आगे डिस्कस कर चुका हूँ, ये सभी देख लेंगे। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं प्रश्न पे, अब आपको रिवीजन कराते हैं। ठीक है, ये था जो कंसेप्ट मैंने थोड़ा सा समझा। अब आइए प्रश्न करते हैं दोस्तों। आपसे पूछे वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन इसका जो डी राइट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो होते हैं 52। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, तो अक्षर कहते हैं। अभी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया, अक्षर कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर होते हैं। इसके बारे में मैंने बताया आपको। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है हमारा, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं, तो कितने व्यंजन होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं।
और एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक जो वर्णों के मेल हो जाता है तो उसे कहते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं व्यंजन। यहाँ पे देख लेना, ठीक है। एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं व्यंजन, वहाँ पर सॉरी अक्षर कहते हैं, और जो दो वर्णों से मिले उसे व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा देख लेंगे, यहाँ पर क्या बोलता है, एक से अधिक वर्ण जब मिल जाते हैं तो अक्षर बन जाते हैं, ठीक है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या आपसे पूछे तो 33 है, ठीक है। रिपीट हुआ क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सभी परीक्षाओं में, ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, मतलब इसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहीं पे ऑप्शन, उसे स्वर कहते हैं। जो कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, वो किसी की सहायता नहीं लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। आइए यहाँ पर बात करते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या मैंने बताया, जो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, वही होते हैं 5 अक्षर, तो 25 होते हैं, क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे कहते हैं? इसे कहते हैं शब्द को कहते हैं। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो ये करने वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वही वर्णमाला भी कहते हैं, वर्णों के समुदाय को। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन आपसे पूछे, कुल व्यंजन तो जो होते हैं हिंदी भाषा में वो होते हैं 33, ठीक है। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछे दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? इनमें में से तो ई जो होता है वो क्या होता है? बड़ी ई, वो दीर्घ स्वर होता है। इसके बारे में मैंने अच्छे से अभी समझाया आपको। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर की बात की है तो ओ नहीं है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हास्य स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा होता है? तो दीर्घ स्वर जो होता है वो होता है बड़ा आ। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप सब मुझे किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो लगता है प्लूत में, ठीक है। प्लूत में 3 गुना समय लगता है। प्लूत स्वर इनमें में से कौन है? तो ओम, जिसमें 3 गुना समय लगे वो होता है प्लूत स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण अब जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो पक्ष स्वर आता है, और अग्र स्वर आता है, मध्य स्वर आता है, लेकिन विव्रत स्वर इसमें नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बात करते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? आपसे पूछा है मध्य स्वर किसे कहते हैं, ठीक है। मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो आ को, छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो बड़ा ऊ जो है वो पश्च समृत स्वर है। कौन सा स्वर जो समृत है? तो जो स्वर ई है, छोटी ई, ये क्या है? समृत स्वर है दोस्तों। आइए बात करते हैं यहाँ पर अर्धविभ्रत स्वर किसे कहते हैं? अर्धविभ्रत स्वर इनमें से किसे कहते हैं? तो अर्धविभ्रत स्वर जो कहते हैं वो ए को कहते हैं, ए को, तो याद रखेंगे ए को क्या कहते हैं? अर्धविभ्रत स्वर। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, हास्य स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर संधि के ये प्रकार होते हैं। हिंदी की अग्र या वृत्ताकार या समृद्ध स्वर ध्वनियाँ कौन है? तो वो है छोटी ई, याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अनुस्वर,
ठीक है। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को अनुस्वर कहा जाता है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? जो मात्रा स्वर होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समरूप। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ये जो है कंठोष्ठ वर्ण हैं, याद रखेंगे। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वो वर्ण का भेद है। तो वर्ण ही तो है, तो किसके भेद हैं? वर्ण के भेद हैं स्वर, तो याद रखेंगे दोस्तों। आइए बात करते हैं यहाँ पे देखिए कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसका बड़ा ऊ। ठीक है, ये क्या है? ये संयुक्त स्वर नहीं है इनमें में से। कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो कंठ तालव्य जो स्वर है वो है ए से एड़ी। और निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता होती है? तो यहाँ पर अनुनासिकता संभालना। ठीक है, संभालना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो किसमें है? कटीला में है, ऑप्शन नंबर सी सही है। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आई के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? तो आई के उच्चारण स्थान का नाम है कंठ तालब, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्वर ए और आई का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ये कंठ तालब है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर आइए आगे बढ़ते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो होते हैं 3 प्रकार के, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर क्या हैं? तो हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर एक ये स्वर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है, जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती हैं वे हैं, वो क्या हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, निरनुनासिक स्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कंठ तालब कौन सा है इनमें में से? तो कंठ तालब जो होता है वो ए और ए होते हैं, याद रखना। इनमें में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, तो याद रखना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ए और ए का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ तालप से होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपसे पूछे निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो का और खा क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी की कंठ ध्वनि है निम्नलिखित में से इनमें से कौन है? तो है हा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का आपसे पूछे उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, क्योंकि का खा गा घा अंगा ये आते हैं कंठ में, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है कौन सा सही है? घा का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर बी कंठ। 50 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन से हैं इनमें में से? तो बड़ा आ, हा और विसर्ग ये क्या होते हैं? कंठ वर्ण होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 है कंठ वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आ, छोटा आ जो है वो क्या है? कंठ वर्ण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है सीटी वाला सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से। आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर जो इया है उसका वो व्यंजन क्या है? इया, तो उच्चारण स्थान के आधार पर तो है तालव्य व्यंजन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए
जो हिंदी की जो सीटी वाला सा ध्वनि है वो किस में आती है, वो तालब में आती है। ठीक। 55 नंबर क्वेश्चन है, चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान क्या है, तो यह तालु से होता है। चा छा जा का उच्चारण स्थान तालु से होता है। व्यंजनों में कौन सा व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु से होता है निम्नलिखित में से, तो इसमें जो होता है छा का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ई बड़ी ई चा छा जा झा इया आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है, तो इसका जो होता है ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, तालब से। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालब है से है निम्नलिखित में से, तो इसका है झा का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। या का उच्चारण स्थान क्या है, तो या का उच्चारण स्थान जो है तालु से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, सीटी वाला सा का उच्चारण स्थान देखिए, सीटी वाला जितने बार आया है उतने बार ही पूछा गया, तो सीटी वाला सा का जो उच्चारण स्थान है वो है तालु से। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा तालब्य ध्वनि है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, सीटी वाला सा। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं, चा वर्ग जो आती हैं वो आती हैं तालब्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। जो है डा का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, तो ये होता है मूर्धन्य से। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं आपसे पूछा है, तो हिंदी की जो मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं इनमें में से तो वो हैं कौन सी, टा ठा डा और ढा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है 65 नंबर है, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दंत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 66 है। ठीक है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ता। कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है, कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है पूछा आपसे, ऑप्शन नंबर डी सही है, ढा। ठीक है, टा वर्ग किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो टा वर्ग जो होता है वो है मूर्धन्य व्यंजन। आइए, टा वर्ग का उच्चारण स्थान तो ये होता है मूर्धा से। ठीक है, एक ही प्रश्न है दोनों, याद रखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध आपसे पूछे, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, सा जो बोला जाता है वो दंत से बोला जाता है, यही राइट आंसर है। था किस वर्ग का व्यंजन है, था जो है वो है दंत व्यंजन। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है, तो दंत वर्ण जो होता है वो आधा जो ता है, ठीक है, जो हलंत लगा है ता पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दा ध्वनि का उच्चारण स्थान किसके आधार पर होता है, तो ये जो होता है वो दंत के आधार पर होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ता वर्ग की ध्वनियाँ का उच्चारण स्थान क्या है, तो जो ता वर्ग की जो ध्वनियाँ का उच्चारण स्थान है वो है दंत से होता है। ता का उच्चारण स्थान आपसे पूछे तो ता का जो उच्चारण स्थान है वो है दंत से। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, आपसे पूछे निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत ध्वनि जो है वो ला है। ठीक है, हिंदी की ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है, हिंदी की ओष्ठ ध्वनि, ओष्ठ जो व्यंजन ध्वनि है वो है ऑप्शन नंबर सी, भा। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओष्ठ ध्वनि नहीं है, इन निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, चा में नहीं है। ठीक है, आगे है, हिंदी की बा ध्वनि है, तो बा जो है वो ओष्ठ ध्वनि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, निम्नलिखित निम्न में इनमें से कौन अंतस्थ वर्ण है आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, वा। अंतस्थ जो है व्यंजन कौन से है, तो अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, या, वा और रा, ये क्या है अंतस्थ व्यंजन।
आप क्वेश्चन नंबर 82 है, अर्धस्वर कौन से हैं इनमें में से? तो या और वा जो है ये अर्धस्वर होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है, आपसे पूछा है। तो या है ये स्पर्श व्यंजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इनमें में से कौन सी ध्वनि अंतस्थ नहीं है। तो अंतस्थ जो नहीं है वो है बा, याद रखेंगे। या रा लावा, या रा लावा ये होते हैं, क्या होते हैं? अंतस्थ। यह बा नहीं है इसमें, तो याद रखेंगे। निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर जो हो या और वा कहलाते हैं, तो या इसमें है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं सही कथन चुनिए, आपसे पूछा गया है। तो सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर इसका जो है आपसे पूछा गया है या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, तो यही आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, ठीक है। तो ऑप्शन जो ए है ला, यही है अंतस्थ व्यंजन। और 88 नंबर क्वेश्चन, पा फा बा भा मा ये कौन से व्यंजन होते हैं? तो ये होते हैं ओष्ठ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन 89 की। आपसे पूछे निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण जो है वो ऊ है। आगे हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो निम्नलिखित में से तो अंतस्थ व्यंजन जो है या रा लावा ये क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और तीनों सा और हा ये होते हैं ऊष्म व्यंजन, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं? या रा ला वा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन कौन है? अभी बताया या रा ला वा। तो या जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें या मिल गया, तो या इसका राइट आंसर होगा। आइए बात करते हैं आगे, या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो या रा लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन है, और तीनों सा और हा ये ऊष्म व्यंजन है। अयोग्य वाहक की बात करें तो अयोग्य जो वाहक होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है, तो याद रखना। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? निम्नलिखित में से यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। अभी बताया तीनों सा और हा क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से सा सा व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो ये है ऊष्म व्यंजन। अभी बताया तीनों सा और हा इसमें होता, तो ये हो जाता है हा भी इसमें इसी में आता है, तो याद रखेंगे। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, आपसे पूछा ऊष्म व्यंजन नहीं। देखो तीनों सा और हा क्या होते हैं? ऊष्म व्यंजन होते हैं, तो इसमें जो ला है ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। तीनों सा जो है सा किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें जो है ये आते हैं ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन अभी बताया तीनों सा होते हैं ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? तो उष्ण व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं तीनों सा और हा, ठीक है, यही होते हैं उष्ण व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है? आपसे पूछा है कौन सा उष्ण व्यंजन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो सी सही है, गा। यही तो उष्ण व्यंजन नहीं है, तीनों सा और हा होते हैं उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन कौन सा है? उष्ण व्यंजन के बारे में पूछ रहा है, तो हा जो है वो उष्ण व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में उष्ण व्यंजन कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? अभी बताया तीनों सा और हा ये होते हैं उष्ण व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछा है कि जो स्र है एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें से कौन 2 वर्णों के संयुक्त सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जो सम्मिलित किया गया है सा और रा वर्णों को सम्मिलित किया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी राइट आंसर है। जो स्रा है ये 2 संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना होता है, तो स्रा इसका जो स्रा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। यहाँ पर देख पा रहे हैं छतरी
वर्ण किसके योग से बना है? तो क्षत्रिय योग जो है वर्ण वो आधा का और सा से, कटकोटवा वाला सा जो है उससे मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो या जो है या ये क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्न में से कौन संयुक्त व्यंजन है? तो कौन संयुक्त व्यंजन है? यहाँ पर तीनों स्रा स्रा ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। यहाँ पर ए राइट आंसर है। संयुक्त व्यंजन जो है ज्ञा बनता है। ज्ञा किससे बनता है? तो आधा जा और इया से बनता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? नहीं है, सॉरी पूछा है आपसे, व्यंजनों में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, वाह जो होता है छ त्रि ज्ञा और स्रा जो होते हैं यही होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो 4 होती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 110 है, त्रा किन वर्णों के सहयोग से बनता है? जो त्रा बनता है वो बनता है ता, आधा ता और रा से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, का। ठीक है, अल्प प्राण का होता है। अगला, कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है इसमें? तो अल्प प्राण कौन है? चा। ठीक है, अल्प प्राण कौन सा है? चा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछा है अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है इनमें में से? तो अल्प प्राण व्यंजन जो है वो गा है, याद रखेंगे। गा जो है वो अल्प प्राण है। निम्न में से कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण जो ध्वनि नहीं है वो जा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो यह है भा। भा जो हो वो महाप्राण व्यंजन है। सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह जो है वो कौन सा है इनमें में से? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो ए है, खा, छा और ढा, ये क्या होता है? ये होता है महाप्राण। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये जो है ठा जो होता है ये महाप्राण में आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो दूसरा और जो है चौथा वर्ण ये कहलाता है महाप्राण, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं महाप्राण ध्वनियाँ जो है व्यंजन वर्ण में किससे संबंधित होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपसे दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, दूसरा और चौथा वर्ण। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्णों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो ये होते हैं ये होते हैं महाप्राण, याद रखना। ठीक है, जो स्पर्श व्यंजनों के 5वें वर्ग में जो दूसरा और चौथा वर्ण होता है वो महाप्राण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? आपसे पूछा है। यहाँ पर ऑप्शन पढ़िए, कौन सा कथन अशुद्ध है? तो जो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है तो यही अशुद्ध है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देख लेना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सुमेलित है? आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऊष्म। ठीक है, ये सुमेलित है। सा जो है वो ऊष्म में आता है, तो याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर सा जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अघोष वर्ण कौन सा है निम्नलिखित में से? तो अघोष वर्ण जो होता है वो सा होता है। ठीक, यही है अघोष वर्ण, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे पूछा है अघोष वर्ण कौन सा है निम्न में से? तो अघोष वर्ण जो है वो है पा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें भी पूछा अघोष, तो ऑप्शन नंबर चा जो ए है वो सही है। चा इसमें क्या हुआ? अघोष वर्ण। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो
ऑप्शन नंबर ए सही है, का इसमें में से अघोष है। निम्न में से कौन घोष जो है संघोष वर्ण कौन सा है? तो संघोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, जा इनमें से संघोष वर्ण है, तो याद रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संघोष वर्ण कौन सा है पूछा है आपसे, तो संघोष वर्ण जो है वो है बा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। आइए, अयोगवाहक कहा जाता है, जो स्पर्श विसर्ग होते हैं वही होते हैं अयोगवाह, इसमें आप ऑप्शंस के हिसाब से, ठीक है। जो याद रखना, अयोगवाह आपसे पूछा है तो विसर्ग जो होते हैं उन्हें होते हैं अयोगवाह, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 130 की। आपसे पूछा है अयोगवाह कहा जाता है, तो अयोगवाह जो कहा जाता है वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, अनुस्वर और विसर्ग को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं तो 52 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 132 नंबर क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर की में की जाती है और ना ही व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अयोगवाहक, मैंने पहले बताया इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंक और आहा क्या हैं? तो अंक और आहा जो है वो अयोगवाह है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अंक और आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं इनमें में से? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, अंक और आहा। वा वर्ण क्या है? तो वा वर्ण जो है वो दंतोष्ठ व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा वर्ण संघोष महाप्राण व्यंजन है? इसमें पूछा है आपसे, ऑप्शन जो 137 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कौन सा वर्ण संघोष महाप्राण व्यंजन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है, झा जो है वो संघोष महाप्राण व्यंजन है। 138 नंबर क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु ने वाद प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो व्यंजनों के इन्होंने 2 भेद माने हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उच्चारण की दृष्टि से वह जो ध्वनि है किस प्रकार की ध्वनि है? तो वह जो है दंतोष्ठ ध्वनि है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 140 है मेरा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं चा छा जा झा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। 141 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में से कौन सी दंतोष्ठ है? तो जो वह है वो दंतोष्ठ ध्वनि है। हिंदी की स्पर्श संघोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है इनमें में से, तो इसमें से बताइए कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन जो ए है आधा भा, तो ये इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 143 नंबर क्वेश्चन की। आपसे पूछा है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से आधा बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, तो इसका जो आप ऑप्शन के हिसाब से बताएं, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी सही है, दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण संघोष जो होता है संघोष और निर्नुनासिक, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। 140 नंबर क्वेश्चन, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है, स्वर काल स्थान प्रयत्न और अनुप्राद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष जो अल्प प्राण ध्वनि है वो का और ता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 146 नंबर क्वेश्चन की।
आपसे पूछा प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है। तो प्रसन्नता शब्द में जो ध्वनि है वो है युग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है। डा और ढा ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है आपसे पूछा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, ये एक मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की। 148 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में अनुस्वर किस ध्वनि का सूचक नहीं है। तो जो अनुस्वर है वो या का सूचक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। का व्यंजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 149 नंबर क्वेश्चन तो आपसे पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अल्प प्राण, अंघोष, स्पर्शी और कंठ ध्वनियाँ, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे। आपसे पूछा अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो जो वर्ग का पंचम अक्षर होता है वो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 151 की बात करते हैं। शब्दकोश में पहले आने वाला शब्द तो वो है वक्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर इसका डी है, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या है इसका डी राइट आंसर है। जीहा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जीहा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के बांटे गए हैं, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश के जो छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो आता है का के। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है, याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। वा का उच्चारण स्थान, वा का उच्चारण स्थान जो है वो दंतोष्ठ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्व ध्वनि जो है वो ला है। आगे, कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। तो कौन सा स्पर्श संघर्षी है वो है ऑप्शन नंबर ए जा। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 158 नंबर क्वेश्चन, दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है। तो दंतोष्ठ जो ध्वनि है वो है वा, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 159 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है संयुग्मक ध्वनि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि सभी स्पर्श व्यंजन कौन से समूह में हैं। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, कौन सा इस सभी स्पर्श व्यंजन किस समूह में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर है, का, चा और पा और दा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रा का विवरण दीजिए। तो रा का विवरण जो है एक वर्त से है, लुंठित है, संघोष है, अल्प प्राण व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। ठीक है। 162 नंबर क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन, कंठ व्यंजन, कंठ ध्वनि और अघोष और महा प्राण ध्वनि कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर जो खा है ये राइट आंसर है। ठीक है, सी राइट आंसर है, खा। आगे बढ़ते हैं, अंतस्थ और उष्ण व्यंजन कितने हैं। तो अंतस्थ और जो उष्ण व्यंजन मिलाकर यह 8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। काकल वर्ण कौन सा है। तो काकल वर्ण जो होता है वो हा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हा क्या है, संघर्षी है। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण नहीं है। आप 166 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर बोला गया है कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। तो ग्रीवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 167 नंबर क्वेश्चन,
जीहा की नोक जब ऊपर के दांतों को पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऐसे उच्चारण स्थान को वार्तस्य कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। 168 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो बांटा गया है जो बांटा गया है वो 2 वर्गों में बांटा गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी शब्दकोश के का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो का के बाद जो व्यंजन दिखाई देता है वो दिखाई देता है छ। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो उसी क्रम में अलग अलग जो दिखाना कहलाता है वो दिखाना कहलाता है वर्ण विच्छेद। ऑप्शन नंबर बी सही है। हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है? तो आता है इया। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, कौन सा व्यंजन पार्श्व है? तो ऑप्शन नंबर सी ला जो है वो पार्श्व व्यंजन है। आइए आगे बात करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि कौन सा वर्गीकरण है? तो संबल जो है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, संप्रत ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आधा रा प्लस माँ का रूप क्या है? आधा रा और प्लस माँ का रूप क्या है? तो वो है मर। ठीक है, प्रा में पूर्ण वर्ण है, प्रा में पूर्ण वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर है, रा। प्रा में पूर्ण वर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं। वा व्यंजन, वा व्यंजन क्या है? वा जो है वो एक अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, ढा और ढा को कहा जाता है? तो ढा और ढा को जो कहा जाता है वो विकसित वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर। चा छा जा झा उदाहरण किसके हैं? तो ये हैं स्पर्शी संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं। पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं? तो पक्षी में जो है वो 3 जो है व्यंजन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के जो भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। हिंदी शब्दकोश में छत्री का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका जो है का के बाद आता है। ठीक है, याद रखेंगे। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी में है, मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो वर्ण व्यंजन जो है ऊ नहीं है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है? वो है ता। ठीक है, निम्नलिखित व्यंजनों में से किस शब्द के द्वित व्यंजन है? तो वो है दिल्ली में। दिल्ली एक द्वित व्यंजन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं दिल्ली क्या है? एक द्वित व्यंजन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा अमानक वर्ण है? तो जो ये भक्ति वाला भा है ये क्या है? अमानक वर्ण है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसे भी पहचान जाएंगे आप लोग। यहाँ पर 187 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है यहाँ पर पूछा गया है? तो यहाँ पर जो जा है वो स्वर नहीं है। यहाँ पर देखिए, कौन सा टा वर्ग का नहीं है? तो टा वर्ग में जो नहीं आता है वो आता है घा। ये घा टा वर्ग में नहीं आता है। आगे बात करते हैं, सजाती ध्वनि स्वर ध्वनियाँ कौन नहीं है? तो सजाती जो ध्वनि स्वर ध्वनियाँ नहीं है वो नहीं है ए। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें निम्नलिखित में से इनमें में से कौन सा वर्ण स्वर है? आपसे पूछा है, तो स्वर पहचान लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, आए। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन जो है वो है या, अंतस्थ व्यंजन है। ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओ का उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चा और छा वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा वर्णों का, तो ये तालु है। जी यहाँ पर देख पा रहे हैं जो
का, गा, जा और फा ध्वनियाँ ये किसकी हैं, ये किस भाषा की हैं? तो यहाँ पर नीचे नुक्ता लगा हुआ देख पा रहे हैं। तो किस भाषा की? ये अरबी फारसी भाषा की हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। ठीक है। और यहाँ पे पूछा तालव्य व्यंजन, ऑप्शन देखिए तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर चा, छा, जा, झा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर आइए अब देखते हैं, यहाँ पर 197 क्वेश्चन देखिए, कौन सा वर्ण घोष नहीं है इनमें में से? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ता, ये घोष नहीं है। ठीक है। और किस शब्द में जो ऋषि स्वर नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? आज। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। किन ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है? तो स्वर के बाद में आने वाली जो नासिक ध्वनियाँ हैं उन्हें अनुस्वर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 52। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो होती है 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो ऊष्म व्यंजन जो तीनों सा और हा होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को कहते हैं अघोष। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर या, रा, लावा जो व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है। कौन सा पश्च स्वर है इनमें में से? तो जो बड़ा आ है ये क्या है? पश्च स्वर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है प्रयत्न के आधार पर, ठीक है, ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ला जो है वो पार्श्व ध्वनि है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है, हाँ अंतस्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धस्वर कौन सा है? तो अर्धस्वर जो है वो या है, या और वाह होते हैं, दो अर्धस्वर होते हैं। तो यहाँ पर या दिया गया है, तो या इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन या होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ए और आय वर्णों को क्या कहते हैं? ए और आय को कहते हैं मूर्धन्य व्यंजन। निम्नलिखित में से कौन सा अघोष वर्ण कौन सा है? तो अघोष वर्ण जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, सा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है इनमें से? तो घा का उच्चारण स्थान है कंठ। ठीक है। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो बड़ा आ ओष्ठ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अल्पप्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो अल्पप्राण जो ध्वनियों का समूह है चा, जा और इया। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से महाप्राण कौन से हैं? तो महाप्राण है था। ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, श्री। यहाँ पर 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। जो छत्री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ये आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण नहीं है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर इसका जो बी राइट आंसर ता, ये क्या है? घोष नहीं है। आगे बढ़ते हैं, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो किस शब्द नहीं है? आज। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो संयुक्त व्यंजन जो है वो है ज्ञा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर जो है वो अय नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नीचे दिए गए ओंठ पूरी तरह काट दिए जाएं तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो अगर ओंठ काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण स्थान में कठिनाई होगी? तो बा के स्थान में कठिनाई होगी, क्योंकि ये ओष्ठ से बोला जाता है। तो याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ कहाँ हुआ? तो यह हुआ है पुनर्निर्माण में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। किस शब्द में स्वर रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 20 का है प्रयत्न में। दोस्तों आज का वीडियो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पूरा फुल वीडियो जो जितने भी क्वेश्चन आए थे, ठीक, आज तक पूछे गए थे,
मैंने आपको रिवीजन कराए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सभी दोस्तों से शेयर करें, और ये वीडियो आपको रोज़ एक टॉपिक से वीडियो मिलती रहेगी रिवीजन के तौर पर, तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने साथियों तक शेयर भी करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी दोस्तों को। कहाँ